मोदी जी का नेतृत्व तो हमारा बड़ा चमत्कारिक है, तो सोने में सुहागा एक काम करता है। हम भी कोशिश करते हैं कि हर बार नए लोगों को अवसर दें, तो नए लोगों को अवसर मिलना बहुत जरूरी है। प्रदेश के नेतृत्व का सवाल है तो शिवराज जी अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में अभी तक संभावना है कि चुनाव होगा। मतलब 2/3 जीत 100% है। सरकार बना रहे हैं। सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी मां अहिल्या की नगरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। 70 देशों से लगभग 4000 प्रवासी भारतीय इसमें शामिल हो रहे हैं 3 दिनों में। लेकिन इंदौर कैसे बना, देश में विदेश में प्रसिद्ध कैसे हुआ, एजुकेशन हब कैसे बना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंदौर क्यों बहुत तेजी से आगे बढ़ा, इंदौर वासियों को इंदौरी होने का गर्व कैसे हुआ, इंदौर को इंदौर बनाने में और विश्व प्रसिद्ध करने में एक इंदौर वासी का बहुत बड़ा हाथ है और वो आज हमारे साथ हैं। आज कैलाश जी बहुत धन्यवाद और स्वागत। आज आपका परिचय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, दिग्गज नेता, बड़े नेता से हटकर हमने एक इंदौरी से किया है, एक इंदौर वासी से किया है। मुझे गर्व है इस बात का। ये जो सम्मेलन हो रहा है और इसके बाद इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इससे पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर को क्या मिलेगा? देखिए, इंदौर एक तरीके से जैसे आपने बताया व्यवसायिक राजधानी है। यहाँ संभावनाएं बहुत है। एजुकेशन हब होने के कारण हमारे पास यूथ बहुत अच्छा लिटरेट यूथ है, बड़ा टेक्नोक्रेट यूथ है। यदि उसे सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो धूम मच जाता है। अभी परसों ही पिछले दिनों अभी एक इंदौर यूनिवर्सिटी का बच्चे को 1,40,00,000 का पैकेज मिला। तो क्या है कि यहाँ के बच्चों में बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत अच्छा है। बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये जो हमारा इन्वेस्टर मीट हो रही है, एनआरआई सम्मेलन हो रहा है, इसमें इंदौर को बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और यहाँ के टैलेंट को मौका मिलेगा दुनिया के प्लेटफॉर्म पर। समिट के बारे में ये कहा गया कि निवेश आएगा। ऐसा तो नहीं है कि पहला इन्वेस्टर समिट हो रहा है और सम्मेलन हो रहा है। निवेश आता है तो दिखता क्यों नहीं? कैलाश ये दिखता है। आप देखिए, हमारे पास पीतमपुर में आप जाएंगे, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया हमारा पैक है। हमारे पास जमीन नहीं है, हम लेते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और कम से कम अभी इतनी एप्लीकेशंस है वहाँ पर इंडस्ट्री डालने की। तो हम जैसे जैसे किसान, क्योंकि अब किसानों से जमीन लेना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो हम बड़ा उनको पटाते हैं, अच्छा पैकेज देते हैं और जमीन लेते हैं। क्योंकि किसान को भी हम नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि इस प्रदेश की और नहीं देश की जान है किसान। तो किसान को ठीक मुआवजा मिले, इसका हम प्रयास करते हैं। एनआरआई सम्मेलन तो आपने भी किया था, और क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर देश में सबसे पहले एनआरआई सम्मेलन किसी ने किया तो आपने किया? अगर गलत है तो हमें रोकिए। नहीं, सही भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया। सबसे पहला जब हम मेयर थे इंदौर के, तो हमने इंदौर और मध्य प्रदेश के लोगों को यहाँ पर बुलाया था और उस समय उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत थे और सुषमा जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। हमने तीनों को बुलाया था और सुषमा जी ने ये कार्यक्रम देखकर मुझसे कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हम लोग भी कर सकते हैं। फिर मैं एक बार, अटल जी प्रधानमंत्री थे, ये अटल जी को आइडिया वहीं से आया क्या? ये आइडिया तो उनके पास पहले से था, पर मैं ये कह सकता हूँ कि उसको कारगर किया उन्होंने इंदौर के सम्मेलन के बाद। कुछ कह रहे थे कि आप अटल जी के पास गए? हाँ, मैं अटल जी के पास इंदौर की कुछ योजनाएं लेकर गया तो उन्होंने बोला, यार जो तुमने किया वो हम भी करने वाले हैं। उनके क्या बोले, एनआरआई सम्मेलन। हंसते हंसते बोला। सुषमा जी और उपराष्ट्रपति बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा जी हाँ। तो इसकी शुरुआत तो इंदौर से हुई है। ये श्रेय भी आपको जाता है और आज हमें ये है कि हमने लोगों को बताया, हमें भी अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि इस तरह के इन्वेस्टर समिट, इस तरह के एनआरआई सम्मेलन करने से कैलाश जी न सिर्फ इन्वेस्टमेंट आता है, बल्कि हम अपने जो लोग बाहर गए उन्हें भी आकर्षित कर पाते हैं अपनी जड़ों के प्रति? देखिए, मैं एक बात के लिए बहुत अपने आप को मुझे घमंड होता है कि
मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय हैं, उनका जो सम्मान बढ़ा है और उनकी हमारे देश के प्रति अपेक्षा और जवाबदारी दोनों बढ़ी है। जब हम बात करते हैं उनसे तो एक ही बात कहते हैं, हमें भी वोट डालने का राइट्स मिलना चाहिए, हम भारत से जुड़े रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी से बोलिए हम कैसे जुड़े रहें। अब हमें बहुत गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। पहले हम बड़े डर के रहते थे विदेशों के अंदर। तो ये बात सही है, मोदी जी के आने के बाद विदेशों में भारतीयों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है और उसी के कारण है कि निवेश बढ़ रहा है। 100% निवेश बढ़ रहा है। आप देखिए आज विश्व के परिदृश्य के अंदर चाइना बिल्कुल कॉर्नर हो गया और वहाँ से बहुत लोग, जैसे जापान ने तो तय कर लिया कि हम अब चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ चाइना, जापान ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। अभी कोरिया हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। तो इसलिए काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनियाँ भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट ला रही है। कैलाश जी, हमने एक बात और कही कि इंदौर को इंदौर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। यूथ को आप बहुत आगे बढ़ाते हैं, बहुत एनकरेज करते हैं और आपके प्रोत्साहन से वो बड़ा उत्साहित होता है और उसके परिणाम सामने आते हैं। जब वाईफाई की बात आई तो लोगों ने विरोध किया कि नहीं बच्चे बिगड़ेंगे करेंगे, लेकिन आपने पहली बार सार्वजनिक जगहों पर वाईफाई भी यूथ को दिया। ये इंदौर और लगातार स्वच्छता में आगे बढ़ा। कैसे प्रशासनिक और इंदौर के लोगों की भागीदारी हुई, जो कि बहुत कठिन कार्य है? देखिए, जब आप अगर ये वाली फीलिंग पैदा कर दो कि शहर मेरा है, ये मैं सीधा जब वार्डों में जाता था और एक ही बात कहता था कि ये आपका घर है, ये आपका आंगन है, इस आंगन को थोड़ा सा बड़ा कर दें हम सड़क तक, तो सड़क भी आपका आंगन हो गया। तो आप यदि इसकी चिंता करेंगे तो शहर साफ हो जाएगा। आप खाली आपके आंगन की चिंता करिए। हर परिवार में जाके हमने कहा कि आप अपने आंगन की चिंता करिए, ये सड़क आपका आंगन का हिस्सा है। लोगों ने चिंता की और आप देखिए कि आज इंदौर में कचरा ढूंढते नहीं मिलता है, क्योंकि ये फीलिंग हमने पैदा की थी कि ये शहर हमारा है। हमारे संस्कारों में आ गया, हमारे बच्चों के संस्कारों में आ गया कि हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना है। तो इस बात का गर्व है कि हमारी पहले वाली पीढ़ी ने और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है संस्कार डालने में। कैलाश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंदौर अब विश्व पटल पर जाना पहचाना जा रहा है और आपका योगदान भी उसमें है, लेकिन वो एक जो इंदौर को पर्यटक स्थल के तौर पर पहचान मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। इंदौर एक मॉडर्न शहर बनता जा रहा है। आपको लगता है ये ठीक है या नहीं? पर्यटक आते हैं तो महाकालेश्वर चले जाते हैं, इधर ओंकारेश्वर चले जाते हैं, दूसरी जगह मांडू चले जाते हैं। इंदौर में सिर्फ उन्हें लगता है कि अच्छा होटल मिल जाए, अच्छी सड़कें, गाड़ी मिल जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। हॉल्ट स्टेशन बन के रह गया। ये बात सही है कि इंदौर में पिकनिक के जो जैसे स्पॉट चाहिए थे वैसे हम डेवलप नहीं कर पाए, पर अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंदौर के आसपास जितने भी, जैसे महू के अंदर पातल पानी, हमने उसको डेवलप किया है और वहाँ बहुत सैलानी आने लगे। जैसे इंदौर के आसपास हम बहुत जितने भी छोटे छोटे प्राकृतिक स्थान थे हम सब उसको डेवलप कर रहे हैं, मंदिरों को डेवलप कर रहे हैं। ओंकारेश्वर का हमने प्लान कर लिया है और जितने भी इंदौर के आसपास के स्थान हैं हम सब उसको डेवलप कर रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में लोग पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन होगा, हम मेडिकल पर्यटन के लिए भी इंदौर को बहुत आइडियल प्लेस मान रहे हैं और लोग अब आ रहे हैं यहाँ पर, इलाज भी करा रहे हैं। और एक मेडिकल में इंडस्ट्री बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि सर्विस है, पर एक बड़ी मेडिकल इंडस्ट्री हो गई है इंदौर और यहाँ लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिजनेबल रेट पर लोगों का इलाज भी होता है। तो मेडिकल पर्यटन के लिए भी इंदौर बहुत अच्छा केंद्र हो गया। ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से, चुनाव है, क्या तैयारी है? देखिए, हम तो जिस दिन चुनाव खत्म होता तो उसके दूसरे दिन से चुनाव की तैयारी चालू कर देते हैं अगले चुनाव की, क्योंकि हमारा जो जनता के प्रति जवाबदारी हम संकल्प पत्र के माध्यम से लेते हैं उसको पूरा करने की कोशिश पहले दिन से करते हैं और इसलिए हमें कोई चुनाव कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं लगता। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम फिर से 2/3 बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि हमारा काम है और काम बोलता है जनता के बीच में जाके। इसलिए बहुत काम हो रहा है, संगठनात्मक दृष्टि से भी बहुत आ रहा है और सरकार का भी बहुत काम हो रहा है। और फिर मोदी जी का नेतृत्व तो हमारा बड़ा चमत्कारिक है, तो सोने में सुहागे एक काम करता है। आपकी पार्टी में आप जैसे वरिष्ठ दिग्गज तो हैं ही, लेकिन नए लोग भी आ रहे हैं और उनकी महत्वाकांक्षा भी दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो महत्वाकांक्षा पार्टी के लिए नुकसानदेह हो जाए? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी मान्यता रही है कि हम लगभग 25 से 30% नए
लोगों को मौका देते हैं। मैं हमारा उदाहरण दूं, जब माननीय ठाकरे जी थे, मैं, शिवराज जी, मध्य प्रदेश एकता उसमें ब्रजमोहन जी, रमन सिंह जी, बनवारी लाल अग्रवाल जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, ऐसे हम सब एक युवा मोर्चे के लोग थे। सबको पार्टी ने एक साथ अवसर दिया। इसे हम भी कोशिश करते हैं कि हर बार नए लोगों को अवसर दें। तो नए लोगों को अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है। आपको पार्टी की कंटिन्यूटी करना है तो अगली जनरेशन को तैयार करना, ये हमारी जवाबदारी है। तो 25 से 30% तो हम नए लोगों को बिल्कुल अवसर देंगे। हम कहना ये चाह रहे थे कैलाश जी कि जो लोग जिन्हें आपने मंत्री बना दिया है, जो मंत्री बन गए हैं, अब उतने नए नहीं, थोड़ा सा उन्हें आप राजनीति में कुछ समय मान लीजिए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है और वो ऐसा तो नहीं कि अब दावेदार ज्यादा हो रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं। वो जो आप लोगों की, जो वरिष्ठों की एक कार्यशैली थी, जैसा आपने कहा, जिम्मेदारी जो दे दिया अगले दिन से लग गए, वहां तो ऐसा नजर नहीं आता है। वहां तो उनको पद की लालसा है। नहीं, महत्वाकांक्षा होना बहुत ज़रूरी है, पर महत्वाकांक्षा इतनी हावी नहीं हो कि संगठन का नुकसान हो। ये जरूर हम सबको सलाह देते हैं और मुझे लगता है कि पार्टी में भी अनुशासन है और नई पीढ़ी के जो लोग हैं हमारी बात मानते हैं। हाँ, ये इसमें नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी बहुत प्रश्न आते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, इस देश के अंदर मोदी जी का नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में चुनाव होता है। अब प्रदेश के नेतृत्व का सवाल है तो शिवराज जी अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में अभी तक संभावना है कि चुनाव होगा, और बाकी तो फिर दिल्ली तय करता है। और जिसके भी नेतृत्व में चुनाव होगा 2/3 पर, मतलब 2/3 जीत 100% है। सरकार बना रहे हैं, सरकार बनेगी। बहुत धन्यवाद कैलाश जी आज तक से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।